Hello, Cho. Good evening. So today is the another session of NPO, that is not for profit making organization. प्रीवियस सेशन में जो हमने यस्टरडे कंडक्ट करी थी उसमें मैंने आपको बेसिक एक आइडिया एनपीओ के बारे में दे दिया था और आज का सेशन और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम फंड बेस्ड स्टॉक कंजम्पशन जिसको हम स्टॉक कंजम्पशन का ऑलरेडी हमने कल कर लिया था। आज फंड बेस्ड सब्सक्रिप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट एनी डिले। सो पहला जो है वो है फंड बेस्ड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स। General fund can also be called ordinary fund. So one is the general fund and second one is the specific fund. General fund and second one is the specific fund. So when I say general fund, so it is basically a general fund only. It can be given by the name of general fund. And next one is a specific fund, like we can take some example like match fund, building development fund, So first of all you need to understand कि ये जो फंड है, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड है, ये किस नेचर के होते हैं। क्योंकि अब जब हम इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कैपिटल रिसीट क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट क्या होगा, कैपिटल पेमेंट क्या होगा, इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज अ कैपिटल रिसीट, this is a capital receipt. This is also a capital receipt. This is also a capital receipt. Any income generated from this, any income generated from general fund is considered as a routine income, and hence can be considered or taken in the debit side of income and expenditure account. Credit side of income and expenditure account. क्योंकि ये income है तो credit side of income and expenditure account. Credit side of income and expenditure account, because this is an income. Next, any income which is generated from this fund, any income which is generated from the specific fund considered as a non-recurring income, and hence it should be added with the concerned fund in the liabilities side of balance sheet. ठीक है, सो ये जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड का है। इसके ऊपर लेट्स टेक अ क्वेश्चन। देखो ये गिवन है आपके पास, मैच फंड गिवन है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, मैच फंड बैंक गिवन है, बैंक बैलेंस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है।
तो मैच फंड, सो इट मींस इट इज अ स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड का कोई पर्पस नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक फंड का पर्पस होता है कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे मैच फंड का है तो इसका पर्पस क्या है, जब तक ये मैच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये फंड फर्म के लिए लायबिलिटीज होती है। अब ये बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि जब हम इसकी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। मैं बोलूं मैच फंड जो है वो बैलेंस शीट के आप कहां दिखाने वाले हो, लायबिलिटीज साइड में दिखाने वाले हो, ठीक है। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो है ये आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाने वाले हो, तो यू माइट गेट कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस एनजीओ का नाम है, या जो एनजीओ का मैं बताता हूं, एबीसी एनजीओ है, जो हम एनपीओ के अंडर में चला रहे हैं। ये आउटसाइडर हैं या मे बी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मैच फंड के लिए कंट्रीब्यूट करा है। तो इन्होंने जो ये आउटसाइडर हैं बेसिकली, इन्होंने जो, या हमारे मेंबर ने जो कंट्रीब्यूट करा फॉर द स्पेशल पर्पस ऑफ मैच फंड, ये हमारे लिए एक लायबिलिटीज है until unless the match is not going to be happen, ठीक है। जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो जाए तब तक जिस फंड के लिए हमें मिला है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। सो दैट्स द लॉजिक कि मैच फंड हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब नाउ इस फर्म के पास सपोज 3 महीने के बाद मैच होना है और इस 3 months तक द फंड डजंट हैव एनी यूजेस, तो इसने क्या कर दिया, बैंक में या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा है, तो बेसिकली दिस इन्वेस्टमेंट इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय दिस एबीसी एनजीओ इन द अपकमिंग 3 months, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट बिकम्स एन एसेट्स टू, ठीक है। मैच फंड बैंक जो है वो डेफिनेटली आपको पता है, ये मैच फंड का बैंक है, तो ये आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड जो है, दिस इज एन इनकम। अभी हमने बात करी थी कि जब भी स्पेसिफिक फंड के लिए इनकम होगा, सो दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इनकम एंड हेंस इट कुड बी एडेड। मैच एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है, इट्स नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। कैसे ऑर्डर होता है, एक बार हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमने एक बैलेंस शीट बना लिया। बैलेंस शीट का आप थोड़ा पर्पस भी समझते जाना। जो कैपिटल रिसीट होता है वो आप लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, जो कैपिटल पेमेंट होता है वो उसको आप एसेट साइड में दिखाते हो, क्योंकि कैपिटल पेमेंट का मतलब है बाइंग एन एसेट्स, इन्वेस्टमेंट मेड, राइट। सो ये जो भी होगा वो एसेट साइड में दिखाओगे। एंड कैपिटल रिसीट का मतलब है कि या तो आप लायबिलिटीज की तरह कैपिटल रिसीट जनरेट कर सकते हैं, या लोन के थ्रू से, आप आउटसाइडर लोन के थ्रू से जनरेट कर सकते हैं। दैट शुड बी केप्ट इनटू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, this capital fund, I'm writing here liabilities side, तो here I am writing match fund। और जब भी कोई कैलकुलेशन हो तो आपको पता है कि इनर कॉलम में लिखना होता है, और ये जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है इसको आप यहां लिखने वाले हो, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। क्यों लिखने वाले हो, इसकी ऑलरेडी हमने क्लैरिटी पहले कर ली हुई है। अब इसका अमाउंट देख लेते हैं। मैच फंड का अमाउंट कितना है हमारे पास, 80,000 का है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है हमारे पास, 72,000 का है। तो सबसे पहले इसको प्लेस कर देते हैं। सो मैच फंड हियर इज 80,000, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो हमने करा है वो कितना करा है, 72,000 का करा है। मैच फंड बैंक बैलेंस 3500, ठीक है। सो मैच फंड बैंक बैलेंस जो है हमारे पास, मैच फंड बैंक बैलेंस, तो दैट शुड बी 3,500, ठीक है। और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,880 है। सो एनी एक्सपेंसेस, any income related with the specific fund has to be respectively subtracted or added in that respective fund only. What does it mean? अब देख लो कि इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपने कितना कलेक्ट करा है, 2,880 का है। So this is the income generated from a specific fund that is called match fund, and hence it could be added. And match expenses,
ये आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस मानते हैं और इसलिए हम यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपने मैच फंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मैच फंड investment, that is 2,880 rupees, right? And there is an expense also of 5,500. So match expenses that is 5,500. तो सिंपली इसको एडिशन करके और आप इजीली यहां से दिखा सकते हैं। तो 80,000 माइनस 5,500 विल गिव यू 74,500, 74,500 प्लस 76, 77,380 रुपीज, 380 रुपीज हो जाएगा। डेफिनेटली ये दोनों साइड मैच नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है? दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, this is just an extract, this is not the complete balance sheet, this is just an extract of balance sheet, and that is the reason, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए नॉर्मली हम सोचते हैं कि बैलेंस शीट बनाया है तो दोनों साइड मैच तो करना बनता है, लेकिन इस कंडीशन में बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दिस इज नॉट द कंप्लीट बैलेंस शीट, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसलिए ये दोनों साइड मैच नहीं करेगा। तो हमने क्या सीखा कि जो जनरल फंड है, जनरल फंड should also come in the liability side, लेकिन जनरल फंड के ऊपर जो इनकम जनरेट होगी, so that is a routine income and hence it could be considered in the credit side of your income and expenditure account. Whereas the specific fund के ऊपर जो भी income होगा that should be added, जो भी expense होगा that need to be subtracted here in the liability side, considering that this is a non-recurring expenses or non-recurring income. All right, so I am sure कि ये समझ में आएगा। This is a very important question for your CUET. Now subscription is the main source. Subscription is the main source of this thing. तो subscription का जो आप समझ सकते हो, इसको तीन तरीके से actually समझ सकते हैं हम बहुत easily. Normally subscription जो आपके books में mention होता है उसको बोलते हैं हम statement format. स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमारे को बुक्स में मेंशन होता है सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। दूसरा, हमें अकाउंट फॉर्मेट में भी इसको हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक नया फॉर्मेट जो आपको सीयूईटी के लिए, स्पेशली किसी एग्जाम पर्पस के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए, वो है इक्वेशन फॉर्मेट। स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अकाउंट फॉर्मेट इज ऑल्सो देयर इन द बुक्स, लेकिन इक्वेशन फॉर्मेट जो होता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इज नॉट देयर इन द बुक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मल एकेडमिक्स एग्जाम आप नहीं लिख रहे हो, टाइम की शॉर्टेज होती है तो आपको फास्ट कैलकुलेट करना होता है। आई एम श्योर इक्वेशन कैलकुलेटिंग द सब्सक्रिप्शन थ्रू द इक्वेशन अप्रोच विल हेल्प यू, राइट। तो आपको पता है सब्सक्रिप्शन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली हमारे को क्या ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, पिछले सेशन मतलब कल की सेशन में बताया था। एक तो जो एनपीओ हम बना रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये किस पे बेस करता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे बेस करता है। क्योंकि कुछ चीजों के लिए आप कंफ्यूज अभी हो गए, उसका मैं आपको आंसर दूंगा बहुत लॉजिकल तरीके से। एंड सेकेंड होगा कि हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर मैं आपको इसका लॉजिकल आंसर दूंगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इसमें कैसे वर्क करता है। आई एम श्योर ये आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा। इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने यहां लिख दिया। इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शुड बी एडेड। Subscription received in advance at the beginning of the accounting year should be added, and subscription outstanding in the beginning of the accounting year should be subtracted, and subscription received in advance at the end of the accounting year is also being subtracted. And suppose in any situation if subscription written off during the accounting year is also given, so that should be taken back. ठीक है,
तो ये आपका टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। यही टोटल सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हो। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो रूटीन इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन से ही आता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलता है, राइट। अब इसका लॉजिकल आपकी थोड़ी कंफ्यूजन पहले करता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं और फिर उसका लॉजिकल आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखिए, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और क्लास 11th में जब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे थे, तो हमने सीखा था कि जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा और जो भी अक्रूड होगा वो बेसिकली इनकम के लिए यूज होगा। तो यहां एक कंफ्यूजन का मैटर हो सकता है। सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन हम यहां टर्म क्या यूज कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग यूज कर रहे हैं। तो क्या ये इनकरेक्ट टर्म है? क्या ये इनकरेक्ट टर्म है? एक्चुअली देखा जाए तो ये इनकरेक्ट टर्म है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम, तो इसके लिए हम अक्रूड प्रॉपर टर्म हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट टर्म नहीं है। इसको लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, और वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक मैंने आपको पहले बताया। इसका लॉजिक क्या है? दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये किसके बेसिस पे स्टैंड करता है? तो ये होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेसिस पे होता है, राइट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में सपोज 1000 मेंबर्स हैं और 100 रुपीज सबको पे करना पड़ेगा। तो जब तक हर बंदा, हर फैमिली 100 रुपीज की कॉन्ट्रीब्यूशन ना करे, तब तक वहां का जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें, जैसे साफ सफाई, गार्ड की पेमेंट और जो पेमेंट करनी है उसको चलाने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। सो एक्चुअली इट इज अ कंपल्सरी एक्सपेंस, ये सबको ही देना पड़ता है। तो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। जब फंड पुल करते हैं देन ओनली वी आर लायबल टू पे फॉर द अदर थिंग्स, और जब नहीं पे कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इट इज अ कंपल्सरी फॉर ऑल। लॉजिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो दैट इज द रीजन कि जब सब्सक्रिप्शन एक इनकम है एंड समवन हैज नॉट येट गिवन देयर कंट्रीब्यूशन, सो इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू मेक द पेमेंट। दैट इज द रीजन कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड अक्रूड, हम आउटस्टैंडिंग टर्म को यूज करते हैं। नाउ सेकंड वाला जो है, आई एम श्योर कि ये आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला टर्म है अक्रूवल बेसिस। देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैं आगे आपको समझाऊंगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और आपने कैश बुक पढ़ा होगा, तो कैश बुक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां यू कैन रिकॉर्ड whatever receipt in form of capital receipt, in form of revenue receipt in the left hand side, that is debit side, and whatever payment you made, that is in form of capital payment or revenue payment, that should be recorded into the credit side. लेकिन as for the accrual basis of accounting is concerned, हम सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। When I say revenue income, so income generated for a within a year is called revenue income, जो डे टू डे बेसिस में हम करते हैं। एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वही सेम चीज जो हम एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेशनल चीजों के लिए करते हैं। सो दो चीजें ध्यान रखना है होगा, एक तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरा जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो है टाइम। टाइम, सपोज मेरी बुक्स 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगी, तो आई नीड टू कंसिडर ऑल द इनकम और एक्सपेंसेस फॉर दिस पीरियड ओनली। कोई इनकम या एक्सपेंसेस इससे पहले का दिया है, वी शुड नॉट कंसीडर दिस, वी शुड इग्नोर दिस। तो इग्नोर करने का मेथड क्या है? सब्ट्रैक्ट कर देना। और इसके बाद कोई इनकम या एक्सपेंसेस है उसको भी हमें क्या करना चाहिए? उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज अक्रूवल बेसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर टाइम गैप। जो टाइम पीरियड गिवन है आपको उसी टाइम पीरियड को कंसीडर करने की जरूरत होगी। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अच्छा, इससे पहले समझाने से पहले मैं आपको इसका इक्वेशन शेप में समझाता हूं। बहुत सिंपल है इक्वेशन में समझना। तो आपने यहां क्या सीखा बच्चों? सब्सक्रिप्शन जो आपके पास है उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपने कर लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपने ऐड कर लिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। मैं इक्वेशन में जब इसको करूंगा तो इक्वेशन में इसका मैं कराऊंगा सिंपल सा S इक्वल्स टू
SR प्लस OS2 प्लस AS1 माइनस OS1 माइनस AS2। ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है। ये इक्वेशन के फॉर्म में हमने एक फॉर्मूला बना लिया। व्हाट इज द फॉर्मूला? ये बहुत इंस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। S इक्वल्स टू SR प्लस OS2 प्लस AS1 माइनस OS1 माइनस AS2, where S equals to total subscription received, total subscription received. SR means subscription received during the current year. Subscription received during the current year. Now you might have a question in your mind कि सर आपने S के लिए भी टोटल सब्सक्रिप्शन लिखा है और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द SR के लिए भी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बहुत सिंपल डिफरेंस है बच्चों। जब मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने कैश में रिसीव करा होगा और जो अभी भी स्टिल ड्यू है, जो स्टिल ड्यू है उसको, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इट इज द सम टोटल ऑफ कैश एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट, उन दोनों को सम अप कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। बट व्हेन आई से SR सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इट सिंपली मींस जो हमने कैश में इस साल रिसीव करा है। सो वेयर यू कैन मेक द डिफरेंस। अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। देखो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 को मैं प्रीवियस ईयर के लिए कंसीडर करूं, प्रीवियस ईयर बोलूं, तो क्या मैं 2 को करंट ईयर बोल सकता हूं? 1 को मैं प्रीवियस ईयर मैंने बोल दिया, 1 को मैं बिगिनिंग बोलूं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलूं, तो क्या 2 को मैं एंड ऑफ द ईयर बोल सकता हूं? ठीक है। सो 1 इज द टर्म विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 2 इज द वर्ड, 2 जो टर्म है वो मैं करंट ईयर और एंड के लिए यूज कर रहा हूं। और आपको पता है ये जो OS है इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जहां 2 दिया हुआ है इसका मतलब है, 2 जहां भी मेंशन है एंड का मतलब है करंट ईयर से, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इफ 2 is mentioned for the current year, if 1 is mentioned then it is for the previous year. जहां 2 मेंशन होगा ये करंट ईयर के लिए होगा, जहां भी ये 1 मेंशन होगा ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर इन द बिगिनिंग होगा। AS स्टैंड फॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन। जहां ये 1 होगा ये प्रीवियस ईयर के लिए होगा, और जहां ये 2 होगा इट इज फॉर द करंट ईयर। तो इसी तरह से आप देखो ये बहुत सिंपल बन जाता है। S इक्वल्स टू SR प्लस OS2 प्लस AS1 माइनस OS1 माइनस AS2, वेयर S इक्वल्स टू टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, SR इक्वल्स टू सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, OS stand for outstanding subscription. When I say 1, so it is for the beginning previous year, and 2 for the current year. AS stand for advanced subscription. When I say 1 for the previous year and 2 for the current year. इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, subscription received during the current year that is 31st March 2022 is rupees 50,000। हमारे पास इन्होंने दो इंफॉर्मेशन दी है, एक 31st मार्च 2021 की और एक 31st मार्च 2022 की। इस डेट में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 का गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास 6,000 का गिवन है। यहां आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास 3,000 का गिवन है और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास यहां 2,000 का गिवन है। देखो आप फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। मैं प्रीवियस ईयर को 1 मानूंगा एंड करंट ईयर को मैं 2 मानूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, OS1 हो गया, ये AS1 हो गया, ये OS2 हो गया और ये हो गया AS2। तो सिंपली मैं AS1 को ऐड करूंगा, OS2 को ऐड करूंगा,
OS1 और AS2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल कम टू नो अबाउट द आंसर कि सब्सक्रिप्शन मैंने कितना कलेक्ट किया। ये तो सॉल्व करने की बात है, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं और फिर मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। तो देखो SR कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है, 50,000 का। इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 3,000 का है, दैट्स नीड टू बी एडेड। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का है वो आपके पास 6,000 का, दैट आल्सो नीड टू बी एडेड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग आपके पास 4,000 का है, दैट्स नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपके पास 2,000 का है, दैट्स आल्सो नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। So 59,000 minus 6,000 will give you how much? 53,000. तो इसका मतलब है कि नेट जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव हुआ है दैट इज 53,000 एंड दिस सब्सक्रिप्शन शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर आपने ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो? बहुत सिंपल है, हम बना कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2022। और मैंने आपको क्या बताया, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अक्रूवल सिस्टम। तो जो इस ईयर के लिए इनकम होगा दैट इज ओनली एडेड, और जो प्रीवियस ईयर के या नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम होगा उसको हम सिंपली इग्नोर करने वाले हैं। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को मैंने ऐड किया। व्हाट इज द रीजन? सिंपल कि कुछ सब्सक्रिप्शन हमने कैश में रिसीव करा था, दैट इज 50,000 एंड सम एक्सपेंसेस, सम इनकम आर स्टिल पेंडिंग। तो ये 3,000 करंट ईयर का जो पेंडिंग वाला इनकम है उसको हमने ऐड बैक कर लिया बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम। ये जो प्रीवियस ईयर में एडवांस हमें मिला था, ये एक्चुअली दिस इज एन एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर, बट दिस इनकम इज एन इनकम फॉर द करंट ईयर एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग एडेड। This outstanding subscription, why it is being subtracted? Because it belongs to the previous year's income, not for this year, and that's the reason why it is being subtracted. The advance which is received for the current year, this advance meant for the next year, and that's the logic why it is being subtracted. तो logic बहुत important है, ये आप equation follow करिएगा and logic follow करना है। और इसमें एनपीओ को समझने के लिए, एनपीओ को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज, एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं और अक्रूवल कॉन्सेप्ट का आपके पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ receipts and payment account. So receipts and payment account, it is a real account prepared in the books of the business to record all the cash receipt in the debit side and cash payment on the credit side. When I say cash receipt, so it includes the capital receipt or revenue receipt. When I say cash payment, so it includes the cash payment or revenue payment. It refers the closing balance of cash in hand or cash at bank. इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिमिलर टू योर कैश बुक। तो इसमें सबसे पहले यू आर स्टार्टिंग विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर कैश। सब्सक्रिप्शन आ गया, डोनेशन, ग्रांट्स, एंट्रेंस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी, अदर रिसीट। सो यू हैव इसमें मेन जो चीज हम दिखाते हैं सिर्फ तीन चीज दिखाते हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूं। एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, नंबर 1। नंबर 2 द कैपिटल रिसीट, नंबर 2 द कैपिटल रिसीट। मैं ओवरऑल समराइज कर रहा हूं, राइट। थर्ड रेवेन्यू रिसीट। ये तीनों चीज हम अपने डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम ये दिखाते हैं, मतलब यही तीन चीज हम बेसिकली डेबिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप किसी भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले कैपिटल पेमेंट लिख दो या रेवेन्यू पेमेंट लिख लो या मिक्स कर लो, लेकिन यही सारे कंपोनेंट आएंगे। तो एक तो कैपिटल पेमेंट, दूसरा रेवेन्यू पेमेंट, and then while comparing the debit side with the credit side, तो डिफरेंस जो होगा वो आपका दोनों साइड में आ सकता है। क्रेडिट साइड एक्सीडिंग डेबिट साइड और डेबिट साइड एक्सीड कर सकता है। आई एज्यूम कि डेबिट साइड जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो रिसीट एक्सीड कर रहा है पेमेंट को, तो यहां आपके पास बैलेंस ऑफ कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कौन सा बैलेंस आ जाएगा? इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में आपको सिर्फ कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, जैसे आपने स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑनरेरियम, ये सब जो स्पोर्ट्स मटेरियल और ऑनरेरियम, ये दिस इज बेसिकली रेवेन्यू, गुड एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू पेमेंट. लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, investment made, this is a very good example of your capital payment. Salaries, office expenses is very good example of revenue payment. और ये देखिए balancing figure हमारे पास यहाँ आ गया. So receipts and payment, it records all the cash receipts in the debit side and all the cash payment in the credit side. When I say receipts, it includes capital receipt and revenue receipt, and when I say payment, so it includes the capital payment and revenue payment. Okay, so moving to the next. Now income and expenditure account, this is very important. So it is just like a profit and loss account and summary of income and expenditure account of an accounting year. Transactions are recorded on an accrual basis. This is very important. ये आपको समझ में आना चाहिए, accrual basis. Hence both cash and credit transaction are recorded. Cash accrual basis का मतलब ये होता है कि जो cash और credit दोनों transaction को हम record करते हैं. Only transaction of revenue nature is recorded. Capital transaction are not recorded. So basically say yes to the revenue nature का transaction, whether there is a revenue income or revenue expenditure, and say no to the capital transaction, whether it is a capital expenditure or capital income. Accrual adjustment done by adding or subtracting outstanding at the end, जो अभी हमने बात करी है, और beginning, और prepaid at the beginning, जो हमने calculation में बात करी, outstanding at the end को हम add कर देंगे, मतलब current year का, और beginning का होगा तो subtract कर देंगे. ये outstanding at the end के लिए है, और ये जो है outstanding in the beginning के लिए है. Similarly, prepaid at the beginning होगा तो that's need to be added. This is considered as an advance in the beginning, और ये होगा तो इसको prepaid at the end होगा तो it's need to be subtracted. If the income is greater than expenditure, definitely there is a surplus, and if there is a excess of expenditure over the income, then there is a deficit. ठीक है? Now this is the format. So expenditure side में you can record all the cash and credit expenditure. I mean expenditure should be in the revenue nature, not with the capital nature. So that is the reason why I say yes to the revenue expenditure in the debit side of income and expenditure account, and say no to the capital expenditure. In the income side, say yes to the revenue income, say no to the capital income. So main expenditure क्या है? जैसे salaries हो गया, rent हो गया, honorarium हो गया, insurance हो गया, consumption of sports medicine जो हमने कल बात करी थी, loss on sale of assets, depreciation, जो normally आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेजॉरिटी चीज आप वहां देखते होंगे. सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस और एडमिशन फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सन्ड्री रिसीट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एंड व्हेन द excess of income, I mean when the excess of income over the expenditure, when the excess of income over the expenditure is called your surplus, and if the excess of expenditure over the income, then there is a deficit. Right? So thank you so much. Take care. God bless.